Hello student, welcome to Study Khazana. Today we're going to start third chapter of first book of political science, that is world politics. The chapter name is the US hegemony in world politics. Students, now till we have discussed two chapters. First is the Cold War era and second is the end of bipolarity. Fine. हम इस पूरी बुक को सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं. 1945 से हमने इस बुक को पढ़ना शुरू किया. फर्स्ट चैप्टर के में हमने 1945 से 1991 का पीरियड डिस्कस किया. सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके क्या कारण थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और भारत पर इस पर क्या असर पड़ा, वो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा. अब थर्ड चैप्टर के अंदर हम 1991 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे. ठीक है, ये पूरी बुक जो है सीक्वेंस में चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताती है. जो आज का सिनेरियो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसमें जो हिस्टोरिकल प्ले किया है इन सब इवेंट्स में, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताए गए हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. थोड़ा रिकैप करूंगी. यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि यूएस डोमिनेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आपको पता है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुई और एमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी हुई. यानी कि जो वर्ल्ड दो पोलर रीजन में डिवाइडेड था, दो ब्लॉक में डिवाइडेड था, अब वो 2 से 1 में हो गया है और वो एक ग्रुप कौन है, वो है यूएस. तो अपने आप ही कुछ ऐसी बातें हुई कि वर्ल्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो टॉप नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमी, वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है, यूएस ही है. ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अमेरिका ने यूएसए ने अपने आप नहीं बोला कि मैं अब नाउ इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड एंड आई एम द सुपर पावर. कुछ इवेंट्स इस तरीके से हुए कि अपने आप ही डिक्लेयर होने लग गया, अपने आप ही लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई अगर किसी के पास पावर है, अगर कोई वर्ल्ड लीडर हो सकता है, इकोनॉमिकली जो सबसे पावरफुल है, मिलिट्री वाइज जो पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे है, वो सिर्फ यूएस ही हो सकता है. यूएस ने बिना बोले ऐसे बहुत सी चीज़ें करी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो ये प्रूव करता है कि यूएस इज अ सुपर पावर नाउ. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द चैप्टर. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो हम जो है कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी तो मैं आपको समझाऊंगी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे The first Gulf War to the US-led invasion of Iraq. ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे. गल्फ वॉर के बाद कैसे यूएस एक इन्फ्लुएंशियल रोल में आगे आ गया, वो आप इसको रियलाइज कर पाएंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VXS. Then we're going to discuss we assess India's policies in dealing with US. Okay, and then finally we turn to see if there are challenges to this hegemony. Okay, लास्ट में हमें ये भी बताया गया है कि इस हेगेमनी को चैलेंज कौन कौन कर सकता है और कैसे इस हेगेमनी को रोका जा सकता है, वो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी पढ़ेंगे. कौन कौन सी हेगेमनी है, 3 तरीके की हेगेमनी इसमें डिस्कस की है, सॉफ्ट, स्ट्रक्चरल एंड हार्ड. और लास्ट में हाउ इंडिया टैकल्ड दिस हेगेमनी पीरियड और इस हेगेमनी के क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हमें 3 स्टोरीज बताई जाती हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो अपने आप ही यूएस की हेगेमनी को प्रूव करते हैं. ठीक है,
ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर रखी हैं, जो कहीं ना कहीं वेस्ट से इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे ब्लू जीन्स हो गई, जैसे मैकडोनल्ड का कंसेप्ट हो गया, और राइट टू एक्सप्रेशन जो हाई जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर है कि एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये सारा यूएसए से बोरोड है, ठीक है। तो ये अपने आप में प्रूव करता है यूएस हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, हर जगह हमारी लाइफ में यूएस का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है इसमें 3 स्टोरीज बताई गई, हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर चैप्टर को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरी बताई गई है किसकी? आयशा की, जाबू की और एंद्रे की। आयशा जो है बेटा वो बगदाद की रहने वाली है और हाई स्कूल में पढ़ती है, बहुत स्टूडियस है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ को लेके। पर 2003 में जो अटैक हुआ था बगदाद में, उसमें वो अपना एक पैर खो देती है, ठीक है। और उसका पैर खो जाने की वजह से वो मेडिकल या फिट नहीं है, बट अभी भी वो उसकी जो एस्पायरेशन है वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि सबसे पहले जो फॉरेन आर्मी है वो हमारे देश से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये एक हार्ड हेगमनी है यूएस की, जो पहले एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रही है। हार्ड हेगमनी मतलब होता है, ये मैं आगे भी पढ़ूंगी पर फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हार्ड हेगमनी यानी कि मिलिट्री वेपन अटैक करके पावर कंट्रोल में लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है जाबू का। जाबू क्या बोल रहा है? जाबू जो है वो साउथ अफ्रीका में डरबन में रहता है और वो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है और वही जो है उसमें आगे अपनी लाइफ में करना चाहता है, स्टूडियो खोलना चाहता है। लेकिन उसके जो फादर हैं, उसके फादर क्या सोचते हैं कि जाबू को एमबीए करना चाहिए, बिजनेस में जो है उसको जाना चाहिए और जो है उसको अपने बिजनेस स्किल्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए। और एमबीए जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये भी यूएस से बोरोड है। तो क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि यूएस की तरह हमें कैपिटलिस्ट बनना है, अपने इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, तो एमबीए करवाना है, तो जाबू के फादर साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो एमबीए करे। हालांकि जो जाबू है वो अपने कल्चर के साथ अटैच रहना चाहता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस के अमेरिकन यूएसए ने ऐसे जो है इंस्टीट्यूट बना दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, ऐसा सिस्टम बना दिया है कि लोग उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है यूएस की हम लोगों के ऊपर। इस तरह की इन्फ्लुएंस को कहते हैं स्ट्रक्चरल हेगेमनी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा बताया गया है वो है एंद्रे का। एंद्रे जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके पेरेंट्स जो है वो रशिया से माइग्रेट होके रशिया में आए हैं और वो जब भी चर्च जाते हैं तो जो एंद्रे है वो ब्लू जीन्स पहन कर जाता है। उसके पेरेंट्स को जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि चर्च आप जा रहे हैं और वैसे भी वो रशियंस हैं। तो ब्लू जीन्स में आपको बताओ, ब्लू जीन्स एक डेनिम जो है वो यूएसए से बोरोड है, यूएसए का फैशन है और हम लोग डेनिम्स पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो लेकिन जो एंड्रे के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जब भी वो चर्च में जाए तो फॉर्मल्स पहन के जाए और जीन्स ना पहन के जाए। लेकिन एंड्रे ये सोचता है कि अगर मैं जीन्स पहनूंगा तो मैं बड़ा कूल कहलाऊंगा और लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं अपने आप को फ्री महसूस करूंगा। लेकिन एंड्रे के पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं। तो ये जो है सॉफ्ट हेगेमनी है, मतलब जो हमने प्यार से अडॉप्ट करी है। और लेकिन एंड्रे के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो एंड्रे जो है ब्लू जीन्स पहने। हालांकि एंड्रे के पेरेंट्स खुद अपने जवानी के टाइम पे ब्लू जीन्स पहनना पसंद करते थे, लेकिन वही चीज़ अगर उनके बच्चे में आ रही है तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्ट हेगेमनी के एग्जाम्पल हैं, स्ट्रक्चरल हेगेमनी के एग्जाम्पल हैं, हार्ड हेगेमनी के एग्जाम्पल है, जो ये प्रूव करता है कि अमेरिका का जो फॉलोइंग है वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, वो हमारी लाइफ में भी है। वो हमारा एक सोशल सेटअप बन गया है, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बन गया है,
ठीक है। तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस जो है हमें हर जगह देखने को मिलती है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो है वो हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं। जो बच्चों में आजकल ओपननेस है, जो बोलने की, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने की ओपननेस है, बहुत आसानी से वो हर चीज़ डिबेट कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते, ये भी जो है ये वेस्टर्न का ही जो है इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो यही बेसिकली आगे हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। और आप भी देख रहे होंगे कि बार बार जो है हमें यूएसए के लिए इसमें एक वर्ड लिखा है, वी विल फॉलो द पॉपुलर यूसेज ऑफ वर्ड अमेरिका टू रेफर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बार बार मेरे मुंह से अमेरिका निकल रहा था यूएसए के बदले, बल्कि अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है यूएसए, लेकिन मेरे मुंह से अमेरिका ही निकल रहा है। मतलब हम अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यूएसए आता है, उसके अलावा हम कोई कंट्री सोच ही नहीं पाते। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर यूएसए का। ठीक है, तो यूएसए ग्रेजुअली proved themselves as the world power। हम उसके अलावा और कोई ऑप्शन सोच ही नहीं पाते। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, पर जो रिकॉग्निशन है वो सिर्फ यूएसए को ही मिली है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है द बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो शुरू हुआ था आपका 1991 में, यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत सिस्टम डिसअपियर्ड हुआ और जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये था बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज जो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पढ़ेंगे दैट इज द फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर क्या कहती है? नाउ व्हाट हैपेंड क्लास, ऐसा बोला जाता है कि जो यूएस की हेजेमनी है, ऐसा बोला जाता है कि जो यूएस की हेजेमनी है वो 1945 से ही विजिबल हो गई थी। मैं बताती हूँ कैसे। एक्चुअली में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो अमेरिका ने जापान पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था। ये एक बहुत बड़ा डेयर स्टेप था जो यूएस ने लिया था किसी कंट्री के अगेंस्ट। यहाँ से लोग यूएस से डरना शुरू हो गए थे, पहला एग्जाम। दूसरी बात, यूएसएसआर अपनी पूरी इकोनॉमी किस में लगाता था? यूएसए के कंपैरिजन में मिलिट्री वेपन इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब यूएसएसआर जितने भी टाइम रहा वो सिर्फ यूएसए को कम्पीट ही करता रहा, पर यूएसए ने कभी कोई कंपटीशन मतलब अपने तरफ से कोई कंपटीशन नहीं रखा, क्योंकि पहले से ही वो इतना आगे था कि कोई उसको टच भी नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि यूएस का जो बजट है मिलिट्री को लेके वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो कोई भी कंट्री compete नहीं कर सकती, और यूएन में भी जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यूएन में भी यूएस की ही ज़्यादा चलती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बिना बताए समझे जाते हैं कि यस, हेगेमनी इज मेंटेन्ड, यूएस इज द वर्ल्ड पावर। तो ऐसा बोला जाता है कि 1945 से ही ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि यहाँ से यूएस की हेगेमनी शुरू हो गई है, पर यूएस ने कभी जो है इस हेगेमनी को कभी जो है ओपनली जो है बोला नहीं, और बट बहुत ही जल्दी ये प्रूफ हो गया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो देन यूनिपोलैरिटी एमर्ज्ड और यूएस बिकेम द फर्स्ट पावर ब्लॉक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो है इट इज इन अगस्त 1919 इराक इन्वेडेड कुवैत। अब कुवैत के बारे में बताना चाहूंगी बेटा कि कुवैत जो था वो अमेरिका के साथ अलायंस था। ठीक है, इराक चाहता था कि कुवैत जो है उसको सस्ते दामों पे ऑयल प्रोवाइड करे, फोर्स कर रहा था ऑयल और रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, जो कि कुवैत नहीं चाहता था। कुवैत एक बहुत छोटा सा देश है और
लेकिन क्योंकि वो यूएसए के साथ अलायंस था, और जब जो इराक ने कोशिश करी कुवैत पे अटैक करने की, तो अमेरिका ने पहले तो बोला कि इराक को बोला कि भाई आप डिप्लोमेटिक तरीके से कि आप ऐसा ना करें, आप पे अटैक किया जा सकता है, ये सही नहीं है, कुवैत बहुत छोटी कंट्री है, लीव हिम। पर जब कुवैत की पे अटैक किया इराक ने और यूएन या यूएस की बात नहीं मानी, तो क्या हुआ कि जो यूएस के उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था H.W. बुश, उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया अपना, यूएन से भी हटकर, या यूएन ने उनको मना किया या नहीं मना किया, उन्होंने अपने आप ही अपने लाइन्स के साथ लीड किया और इराक को इन्वेड कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत ही बड़ी जो है मिलिट्री फोर्स बनाई गई, जिसके अंदर 660,000 ट्रूप्स थे, जिसके अंदर 34 कंट्रीज जो थी वो लड़ रही थी इराक के खिलाफ, और हारना तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड था। और इस वॉर को जो है फर्स्ट गल्फ वॉर बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब फर्स्ट गल्फ वॉर, और ये किसके बीच में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, और क्यों इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर का, एक ऐसा इवेंट आ गया जिसमें देखा कि यूएसए आगे बढ़कर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लीड बनकर कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक कर रही है। ठीक है, अपने आप को एक जो है थर्ड मीडियोकर पार्टी समझ के या वर्ल्ड गवर्नमेंट समझ के वो खुद डिसीजन ले रही है, अपने एक मिलिट्री कोलिशन बना रही है और जो है इराक पे अटैक कर रही है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि ये जो यूएन ने ऑपरेशन किया था, बेसिकली यूएन ने ऑपरेशन किया था जिसको लीड यूएस ने किया था, मतलब इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर था, मेजर जो डिसीजन मेकर था कि भाई जो है इराक पे जो है अटैक करना है, वो यूएस ने लिया था। फिर यूएन के साथ मिलकर उन्होंने जो अलायंस बनाई, और इस जो ऑपरेशन हुआ इराक के खिलाफ उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला गया। इसमें 3 ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तीनों ऑपरेशंस का नाम 1 मार्क क्वेश्चंस में आता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, या फर्स्ट गल्फ वॉर में जो ऑपरेशन हुआ था उसका क्या नाम है, कौन से ईयर में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो यूएन ऑपरेशन was initiated and it was called as Operation Desert Storm। ठीक है, और इस पूरी जो आर्मी को जो लीड कर रहा था, वो भी जो लीडर था, जो जनरल था, वो भी जो था वो अमेरिका से था। ठीक है, he was an American general, his name was Norman Schwarzkopf। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि जो 75% की जो फोर्सेस थी वो यूएस से थी। ठीक है, हालांकि जब इराक पे अटैक किया था तो सद्दाम हुसैन ने बोला कि ये जो लड़ाई है वो सब लड़ाइयों की मदद होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत जल्दी जो थी वो लड़ाई जो था वो इराक हार गया, और जो यूएस का जो यूएन कोलिशन था वो जीत गया, और जो कुवैत था वो इराक के इन्वेजन से बच गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। ठीक है, उसके बाद से बोला गया कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी वो दिखाती, जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी वो रिवील्ड, क्या रिवील किया, रिवील द फास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप that had opened up between the US military capability and that of other state। ये दिखा कि US की मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, स्मार्ट बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, और इस वॉर को कंप्यूटर वॉर बोला गया। 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वॉर को कंप्यूटर वॉर बोला गया। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि इस जो है वॉर को वीडियो गेम वॉर भी बोला गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा इसको, इसकी वीडियो कवरेज बनाई गई। ठीक है, तो ये बहुत एक एक्चुअली में कोई भी चीज़ फेमस तब होती है जब वो वर्ल्ड वाइड नोटिस होती है। ये वॉर वर्ल्ड वाइड नोटिस हुई और लोगों को पता चला कि अमेरिका क्यों पावरफुल कहलाता है,
अमेरिका के पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास नहीं है, अमेरिका के पास वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज स्टार्टेड एंड यूएसए विल बी द नेक्स्ट पावर, सुपर पावर, ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जो यूएस ने इस पावर में अपना पैसा भी लगाया, अपनी मिलिट्री भी लगाई, पर यूएस को बहुत फायदा भी हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ गल्फ वॉर बेनिफिटेड यूएस। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट टू यूएस, इसमें बोला जाता है कि according to many reports the US received more money from countries like Germany, Japan, Saudi Arabia। ठीक है, बहुत पैसा मिला उनको, जितना ही पैसा उन्होंने स्पेंड किया उससे ज्यादा पैसा इन कंट्रीज से यूएस को मिला लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये लड़ाई जो थी वो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, तो यहाँ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमने जो था बेसिकली ये पढ़ा कि यूनिपोलैरिटी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो यूएस की हेगेमनी थी वो 1945 से शुरू हो गई थी। थोड़े बहुत एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर हमने डिस्कस करी। फर्स्ट गल्फ वॉर को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। स्मार्ट बॉम्ब सिस्टम में इस्तेमाल किए गए। तो इस पहले सेक्शन से बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है क्लिंटन ईयर्स। बिल क्लिंटन, नाम था विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, हर कोई जानता है ये नाम। ठीक है, तो क्लिंटन ईयर्स की बात की जा रही है। अच्छा, बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट बने 1992 में। ठीक है, अब 1990s में ये फर्स्ट गल्फ वॉर हुई और जिसमें यूएस बहुत अच्छी तरीके से जीता भी। लेकिन जब यूएस में इलेक्शन हुए तो जो जॉर्ज H.W. बुश थे वो इलेक्शंस में हार गए और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन थे वो जीत गए। ये बहुत ही शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट था, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि अब दोबारा से जो है बुश ही जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, पर वहाँ के लोगों ने उनको हटाकर बिल क्लिंटन को चुना। ये एक खास बात है यूएस के लोगों की। ऐसा बोला जाता है कि यूएस की हेगेमनी को अगर कोई कम्पीट कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, तो वो यूएस के खुद के सिटीजन्स हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जब सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने मारा था तो कोई अमेरिका के खिलाफ या यूएस के खिलाफ जो है नहीं बोल पाया था, तो वहाँ के सिटीजन्स ने जो है रैलीज निकाली थी और बोला था कि दिस वाज द रॉन्ग स्टेप। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि जब बिल क्लिंटन आए थे पावर के अंदर तो बिल क्लिंटन ने ज़्यादा जो फोकस था वो डोमेस्टिक इश्यूज पे ज़्यादा दिया था इंस्टेड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। ठीक है, फिर 1992 में जब उसके बाद 1996 के इलेक्शंस हुए तो फिर दोबारा से बिल क्लिंटन को यूएस का प्रेसिडेंट चुना गया। फॉर 8 years ही रिमेन्ड अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि क्लिंटन जो है जितने भी टाइम क्लिंटन पावर मिला उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज पे ज़्यादा जो है डिस्कस अपना फोकस किया, जैसे कि डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, हार्ड पॉलिटिक्स के बजाय उन्होंने सॉफ्ट हेगेमनी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो क्लिंटन पीरियड था वो बहुत ही शांत पीरियड रहा, लेकिन 2 इवेंट्स इसके अंदर बताए गए जिसकी वजह से क्लिंटन ने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है, या हार्ड हेगेमनी का इस्तेमाल किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है इन 1999। ठीक है, अब ये एपिसोड क्या है, इसमें लिखा है Yugoslavia in response to Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo। यूगोस्लाविया गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने एरिया में जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थी
उनके साथ जो ट्रीटमेंट करी कोसोवो में, यूगोस्लाविया में जगह है कोसोवो, वहाँ पे जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थी उनके साथ जो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उसके खिलाफ जो थी अमेरिका की जो नाटो फोर्सेस थी उन्होंने एयर अटैक किया उनको फ्री कराने के लिए, उनको फ्रीडम कराने के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है द एयर फोर्सेस ऑफ द नाटो कंट्रीज लेड बाय यूएस bombarded target around Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and stationing of a NATO force in Kosovo. कोसोवो में अल्बेनियन लोगों को बचाने के लिए नाटो फोर्सेस ने एयर बॉम्बिंग करी, अपना एक मिलिट्री स्टेशन बनाया और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको गिराया। ठीक है, तो ये पहला जो था ये एक बिल क्लिंटन के टाइम पे एक हार्ड हेगमनी का स्टेप था जो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए नाटो ने किया और ये वर्ल्ड में अप्रिशिएट भी हुआ था। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट इवेंट था बिल क्लिंटन के टाइम पे वो था एम्बेसी अटैक। यूएस की एम्बेसी पे अटैक हुआ था नायरोबी केनिया के अंदर और तंजानिया दार एस सलाम के अंदर 1998 के अंदर। बोला जाता है कि अल कायदा के कुछ लोगों ने इन दोनों एम्बेसीज पे अटैक किया था और अमेरिका ने बहुत ही जल्दी जो है इस अटैक का जवाब दिया और उन्होंने जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है उसने ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये सेकंड ऑपरेशन है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, और मिसाइल्स जो है स्ट्राइक की गई अल कायदा के ग्रुप्स के ऊपर, बेसिकली इन सूडान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसके अंदर यूएस ने यूएन की बात भी नहीं सुनी, सिर्फ अपने ऊपर जो अटैक किया है उसका जवाब दिया। तो यहाँ पे देखता है यूएस की हेगमनी कि यूएन जो सो कॉल्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट मानी जाती है, उसको भी यूएस ने इग्नोर करके जो भी उनके साथ जो मिलिट्री अटैक हुआ या टेररिस्ट अटैक हुआ उसका उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, तो ये भी अपने आप में जो है एक यूएस हेगमनी का एग्जाम्पल है कि अगर सपोजिंगली प्रेजेंट सॉफ्ट भी है या डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है या सॉफ्ट हेगमनी पे ध्यान दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उस पर अटैक कर देगा। यूएसए इज यूएसए सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर, कोई भी अटैक करेगा उसका जवाब दिया जाएगा और वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, खैर इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये तो शायद कोई मतलब अनअवेयर्ड ही व्यक्ति होगा जो इस इशू के बारे में नहीं जानता होगा। 9/11, ठीक है, 9/11 के बारे में तो हर कोई ही जानता है कि ऑन 11 सितंबर 2001 19 हाईजैकर्स ऑफ अरब कंट्रीज टू कंट्रोल 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट। 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को उन्होंने हाईजैक किया और 4 जगहों पे उन्होंने जो है अटैक किए। कहाँ अटैक किए वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक अटैक तो उन्होंने किया नॉर्थ टावर पे, दूसरा फिर उन्होंने साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कितने लोग मरे थे इसके अंदर, यू नो दैट। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ऐसा अटैक शायद ही इतने लोग जितने इसमें मरे थे, बहुत ही रेयरेस्ट ऐसे इंसिडेंट हुए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर इतना मैसिव अटैक हुआ था और इतने सारे लोग मरे थे। तो पहला जो था नॉर्थ टावर पे अटैक किया, दूसरा साउथ टावर पे अटैक किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो एयरक्राफ्ट था वो पेंटागन बिल्डिंग पे जो है उसने अटैक किया। ठीक है, और पेंटागन बिल्डिंग इज द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे अटैक, ये बहुत बड़ी बात है, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में अटैक करना, हेडक्वार्टर पे अटैक करना इज नॉट अ सिंपल थिंग। उसके बाद जो फोर्थ जो अटैक हुआ था वो द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। ठीक है, एंड इट वाज एंड केम डाउन। जो वो अटैक करने के बाद जो एयरक्राफ्ट था वो फील्ड ऑफ पेनिसिल्वेनिया में जाके गिरा। इस अटैक को 9/11 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही है, इट वाज
दी वर राइट इन द मंथ फर्स्ट, मंथ पहले लिखा जाता अमेरिका के अंदर और डेट बाद में। तो जो है 9 सितंबर 9/11 जो था ये इवेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से बोला गया है कि इसमें जो है 1000 of people were killed and they have been compared to the British burning of Washington DC in 1814 में कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे होंगे और उससे कंपेयर किया गया जो जापानीज अटैक हुआ था पर्ल हार्बर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उससे कंपेयर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी अटैक आपने नहीं पढ़ा टिल 2001। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका पे इतना बड़ा किसी कंट्री ने नहीं, एक छोटे से टेररिस्ट ग्रुप ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। ये बहुत बड़ा अटैक था अमेरिका के ऊपर और अमेरिका ने जो है बहुत जल्दी जो है इस पर जो है रिएक्ट किया। और उसी समय जो था, जो क्लिंटन को हटा के जो बुश के बेटे थे जॉर्ज W बुश ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, एक चीज़ और, दो पार्टी है अमेरिका के अंदर, एक रिपब्लिक पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी से बुश आए थे और जो जॉर्ज H.W. बुश के बेटे थे, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जो क्लिंटन है वो थोड़ा सॉफ्ट था हार्ड हेगेमनी को लेके, मतलब हार्ड हेगेमनी को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था। लेकिन जो बुश थे वो शुरू से अग्रेसिव सोच के थे और उन्होंने जैसे ही जो है 9/11 को देखा उन्होंने जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है छेड़ दी। उनको लगा कि भाई मेरे पे अटैक हो गया, इसका मतलब ये पूरे वर्ल्ड पे अटैक है। और उन्होंने जो है ही स्टार्टेड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। उन्होंने जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है इन्होंने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट दी अल कायदा एंड तालिबान, जो कि अफगानिस्तान के माने गए, ठीक है। उन्होंने जो है बहुत जल्दी जो है इन दोनों ग्रुप्स पे अटैक करना शुरू किया और जो है जो भी व्यक्ति सस्पिशियस था उस पे उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड एशियन कंट्रीज में से या अफ्रीकन कंट्रीज में से जो जो सस्पिशियस लग रहा था उसको बिना वारंट दिए, बिना इन्फॉर्म किए अरेस्ट किया जा रहा था। और एक जगह थी जिसका नाम था ग्वांटानामो बे, जो न्यू US नेवल बेस माना जाता है क्यूबा के अंदर। वहाँ पे जो है प्रिजनर्स को रखा जाता है और वहाँ पे इन प्रिजनर्स को रखा गया, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, मतलब बहुत बुरी तरह इनको ट्रीटमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया। फैमिलीज को पता ही नहीं कि बच्चे या घर के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ चले गए। UN ने भी अगर पूछने की कोशिश करी तो कुछ नहीं बताया, बट बाद में कहते हैं कि UN के एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरफेयर किया और फिर कुछ प्रिजनर्स को छुड़ाने में जो है उसमें उनका रोल भी उन्होंने प्ले किया। तो अमेरिका ने बहुत मैसिव स्केल पर जो है बेसिकली जो है इस ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम को जो है उन्होंने स्टार्ट किया और जो है इराक पे जो है अटैक भी हुआ और सद्दाम हुसैन को गवर्नमेंट हटाई गई, सद्दाम हुसैन को मारा भी गया। आपको आगे की पॉलिटिक्स पता ही होगी। तो खैर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम की बात की गई, ठीक है। अभी तक हम 3 फ्रीडम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं और सो दिस वाज एक्शन विच वाज टेकन बाय अमेरिका। उसके बाद टाइम टू टाइम अमेरिका अटैक करता ही रहा इराक पे, अफगानिस्तान पे, क्योंकि उसको शक था कुछ, जब तक उनको कुछ मिल नहीं गया दे कॉन्टिन्यूड विद अटैकिंग ऑन वेरियस कंट्रीज इन ऑर्डर टू टेक अ रिवेंज। तो उसी एक इवेंट के बाद एक और इवेंट हुआ जिसका नाम था दी इराक इन्वेजन। इराक पे बोला गया कि UN के साथ मिलकर US ने बोला कि इराक जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जो हमारी वर्ल्ड पीस के लिए बहुत जो है खतरनाक है। तो हमें जो है इराक को बोलना है कि आप ये वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन ना बनाएं। उनको वार्न किया गया और ऐसा बोला गया कि जब उन्होंने जो है नहीं सुना तो उन्होंने UN लेड US आर्मी के अंदर जो है और 19 मार्च 2003 में जो है US ने इराक के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन छेड़ा जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है।
और इसके अंदर बोला गया है कि मोर देन 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन इन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग आफ्टर द यूएन रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन। यूएन के ना बोलने के बावजूद भी यूएस के साथ कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करके, ठीक है, ज्वाइंड कोलिशन, और उन्होंने जो है इराक पे अटैक किया, ठीक है। और उसके बाद ही बोला गया कि बेसिकली अमेरिका जो था या यूएस जो था वो कहीं ना कहीं इराक से अनॉयड था और वो चाहता था कि किसी ना किसी तरह इनको जो है सप्रेस किया जाए। बोला गया कि इन पे जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं और वेपन्स बना रहे हैं जो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो खैर जब उन्होंने अटैक किया तो उनको कोई जो था कोई जो है एविडेंस नहीं मिला इन इराक के अंदर, और Iraqi regime were friendly to. It is speculated that the invasion was motivated by other objective. ऐसा बोला जाता है कि जो अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, बोला तो ये गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पर मोटिव उसका कुछ और था। क्या था? सच एज कंट्रोलिंग द इराकी ऑयल फील्ड एंड इंस्टॉलिंग अ रिजाइम फ्रेंडली टू द यूएस। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बीच में पॉइंट्स अंडरलाइन हो रहे हैं ना, ये आपको आंसर्स में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या था? इराक के ऑयल फील्ड को कैप्चर करना और बाद में ऐसा सिस्टम बनाना जो यूएस फ्रेंडली हो। ठीक है, तो इसे बोला गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ सद्दाम हुसैन जो थी वो गिर गई थी एंड द यूएस जो है अपनी जो बात जो है ढंग से स्पेसिफाई नहीं कर पाया, और उसके बाद लेकिन कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जो अमेरिका चाहता था वो तो उसने वहाँ पे फैलाई दी। और उसके बाद जो है इस पूरी वॉर के अंदर अमेरिका ने अपने जो है 3000 मिलिट्री पर्सनल खोए थे, और बट जो इराक की जो कैजुअलिटीज़ थी वो तो उससे कई ज़्यादा थी। 50,000 इराकी सिविलियंस हैव बीन किल्ड। ठीक है, एंड इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वाज in the most crucial respect both military और political failure। तो जो इन्वेजन था वो ज़्यादा जो था वो अप्रिशिएट नहीं किया गया बहुत लंबे समय तक, और कहते हैं अभी भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। वहाँ के लोगों से इंटरव्यू किया जाता है तो दे आर इन वेरी डिप्रेसिव सिचुएशन। वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों की तरह जो है पढ़ना चाहते हैं, बट ये जो अटैक था वो अभी तक जो है लोगों के मन में जो है अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हार्ड हेगेमनी के अंदर आप डाल सकते हैं। और बेसिकली जो यूएस की जो हेगेमनी है वो 1945 से लेकर और अभी तक, या हमने ये जो पीरियड पढ़ रहे हैं 2003 तक, टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कभी हार्ड हेगेमनी कभी सॉफ्ट हेगेमनी, और इस तरीके से जो है अमेरिका ने अपनी इन्फ्लुएंस को, अपने वर्ल्ड पावर होने का जो प्रूफ बार बार जो है दुनिया को दिया है, और आज तक कोई भी फुल फ्लेश तरीके से इसके खिलाफ बोल नहीं पाया। ठीक है, सो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक जो भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड मैंने किया है, और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो डू राइट ऑन स्टडी खजाना। थैंक यू सो मच।